17 जून 2026 बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का बिलौती विलेज एक 28 साल का नौजवान भरत भूषण तिवारी पुलिस एनकाउंटर में मर जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ एनकाउंटर की कहानी नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जिसमें हर किसी के पास अपना वर्जन है, अपना एजेंडा है और अपना नैरेटिव है। पुलिस का एक वर्जन, फैमिली का अलग, पॉलिटिकल पार्टीज का कुछ और, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की अलग कहानी और नेशनल वर्सेस मीडिया के बीच भी फर्क है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्चुअल सच तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हर तरफ से अलग अलग स्टोरीज आ रही है। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ यह नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि हम देखेंगे कि कैसे हर साइड अलग अलग नैरेटिव पुश कर रहा है और कैसे पब्लिक के लिए सच डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं पुलिस वर्जन की। ये वो वर्जन है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में है, जो पुलिस ने मीडिया को दिया और जो लीगल फ्रेमवर्क में उनका स्टैंड है। बिहार पुलिस का कहना है कि 17 जून 2026 को उन्हें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली कि भरत भूषण तिवारी एक इलीगल 315 बोर पिस्टल लेके घूम रहे हैं और पब्लिक में फायरिंग कर रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन पर एक्शन लेते हुए पुलिस की एक टीम, जिसमें लोकल पुलिस और एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स के पर्सनल थे, मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि उन्होंने तिवारी को रिपीटेडली सरेंडर करने को कहा, लेकिन पुलिस का क्लेम है कि तिवारी ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक जब एसटीएफ के पर्सनल बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर आगे बढ़े तो तिवारी ने फिर से फायरिंग की। इसके बाद पुलिस को सेल्फ डिफेंस में रिटेलिएट करना पड़ा। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में तिवारी के पैर में गोली लगी, उसे इमीडिएट मेडिकल हेल्प दी गई। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पीएमसीएच ले जाया गया, जहां उसकी ट्रीटमेंट के दौरान डेथ हो गई। पुलिस ने रिकवरी की बात की, एक पिस्टल, 2 लाइव कार्टेज, 1 मैगजीन और 2 एम्प्टी सेल। पुलिस का ऑफिशियल वर्जन यह है कि यह एक जेन्युइन एनकाउंटर था, जिसमें उन्हें अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस के ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह भी कहा गया कि तिवारी मेंटली अनस्टेबल थे। भोजपुर एसपी ने मीडिया को बताया तिवारी को मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, लेकिन यह स्टेटमेंट बाद में कंट्रोवर्सी में आ गई जब फैमिली ने इसका स्ट्रांगली खिलाफ किया। पुलिस के हिसाब से उनकी एक्शन कम्प्लीटली जस्टिफाइड थी और एनकाउंटर गाइडलाइंस के मुताबिक थी, लेकिन क्या सच में ऐसा था? चलिए अब सुनते हैं फैमिली का वर्जन। लेकिन फैमिली का वर्जन बिल्कुल अलग है और यही वो पॉइंट है जहां केस कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तिवारी की फैमिली और लोकल विलेजर्स का कहना है कि पुलिस का यह वर्जन बिल्कुल झूठ है। फैमिली ने एलिज किया कि तिवारी ने सरेंडर कर दिया था और इसके बावजूद पुलिस ने गोली मारी। फैमिली के अनुसार तिवारी ने फेसबुक लाइव किया था अपने लास्ट मोमेंट में। उस लाइव वीडियो में तिवारी को फील्ड में खड़ा दिखाया गया है और वो पुलिस को एड्रेस करते हुए अपना पिस्टल फेंक देता है, अपेरेंटली सरेंडर का जेस्चर। फैमिली का कहना है कि जिस वीडियो में तिवारी ने सरेंडर किया, उसके बाद भी पुलिस ने 4 गोलियां चलाई। तिवारी की मदर शांति देवी ने एफआईआर फाइल की है, एलिजिंग मर्डर अगेंस्ट सेवरल पुलिस ऑफिसर्स इंक्लूडिंग सीनियर ऑफिशियल्स। उनका कहना है कि यह एक स्टैग्ड इनकाउंटर था, फेक इनकाउंटर। उन्होंने एलिज किया कि पुलिस ने प्लान मर्डर किया है। फैमिली और विलेजर्स ने आरा बक्सर 4 लेन हाईवे पर तिवारी का बॉडी रखकर प्रोटेस्ट किया। उन्होंने हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन, कंपनसेशन और ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन की डिमांड की। रोड ब्लॉक किया गया, ट्रैफिक अफेक्टेड हुआ और यह विजुअल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तिवारी की फैमिली ने यह भी बताया कि वो एक सोशल एक्टिविस्ट थे। वो फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज और डिस्प्लेस्ड लोगों की प्रॉब्लम को उठाते थे। वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते थे। फैमिली का कहना है कि वो उनकी एक्टिविज्म की वजह से उन्हें टारगेट किया गया। फैमिली का वर्जन स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उनके पास फेसबुक लाइव वीडियो है, लेकिन सवाल यह है कि वो वीडियो कितना क्लियर है। क्या उसमें क्लियरली दिखता है कि तिवारी ने सरेंडर किया? क्या अगर सरेंडर किया तो पुलिस ने गोली क्यों मारी? ये वो सवाल है जो फैमिली उठा रही है। तिवारी की फैमिली ने यह भी बताया कि उनके बेटे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। वो सिर्फ एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे जो लोगों की प्रॉब्लम को ऑनलाइन उठाते थे। उनके हिसाब से पुलिस ने उनको टारगेट इसलिए किया क्योंकि वो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की और यह देखते हैं कि कैसे एक इंसिडेंट में रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों के अलग अलग स्टैंड है। यह केस इसलिए इंटरेस्टिंग बन गया क्योंकि इसमें अपोजिशन ही नहीं बल्कि रूलिंग पार्टी के लीडर्स ने भी पुलिस पर सवाल उठाए। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा
उन्होंने इंसिडेंट को सैड एंड अनफॉर्चुनेट कहा और कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस हुई है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इनोसेंट लोगों को सफर नहीं होने देगी और अगर कोई लैप्स हुआ तो एक्शन होगा। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूलिंग पार्टी के नंबर 2 लीडर ने पुलिस पर सवाल उठाए। एजुकेशन मिनिस्टर मिथिलेश तिवारी ने कहा, अगर नॉन फैटल ऑप्शन अवेलेबल था तो उसे कंसीडर किया जाना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि अगर तिवारी मेंटली अनस्टेबल था जैसे पुलिस ने पहले बताया और उसने वेपन फेंक दिया था तो किस सरकमस्टांस में एनकाउंटर हुआ। यह एक ऐसा सवाल है जो पुलिस के ऑफिशियल वर्जन को चैलेंज करता है। सीनियर बीजेपी लीडर अश्विनी चौबे ने इंसिडेंट को कम्प्लीटली रॉन्ग एंड इनह्यूमन बताया और ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि प्रोटेक्टर्स शुड नॉट बिकम प्रीडेटर्स, एक पावरफुल स्टेटमेंट। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग था चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी का रिएक्शन। उन्होंने जुडिशियल इंक्वायरी का अनाउंसमेंट किया, लेकिन जब मीडिया ने उनसे इनकाउंटर के बारे में पूछा तो वो चुप रहे और एक शब्द नहीं बोले। क्या यह डैमेज कंट्रोल था या जेन्युइन कंसर्न? ये सवाल पॉलिटिकल एनालिस्ट पूछ रहे हैं। आरजेडी लीडर उदय नारायण चौधरी ने डिमांड की कि मैटर सिटिंग जज से इन्वेस्टिगेट करवाया जाए। उन्होंने कहा कि वीडियो में तिवारी वेपन फेंकता दिख रहा है, फिर पुलिस ने 4 गोलियां क्यों मारी। उन्होंने पुलिस इनकाउंटर को बर्बारिक बताया। कांग्रेस प्रेसिडेंट राजेश राम ने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की डिमांड की। उन्होंने कहा कि पुलिस इनकाउंटर गाइडलाइंस का वायोलेशन हुआ है और एसपी को इंटरवेन करना चाहिए। जन स्वराज पार्टी ने कैंडल लाइट मार्च किया। उन्होंने 1 करोड़ का कंपनसेशन और फैमिली को गवर्नमेंट जॉब की डिमांड की। प्रशांत किशोर की पार्टी इस इशू को एग्रेसिवली उठा रही है। तो यहाँ भी अलग नैरेटिव्स है। रूलिंग पार्टी के लीडर्स ने तो खुद पुलिस पर सवाल उठाए, लेकिन ऑफिशियल स्टैंड जुडिशियल इंक्वायरी की सपोर्ट में है। ऑपोजिशन ने गवर्नमेंट को घेरा है और सीबीआई प्रोब की डिमांड कर रही है। क्या यह पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है या जेन्युइन कंसर्न? कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि यह केस बिहार इलेक्शन के पहले ऑपोजिशन के लिए इमोशनल इशू बन सकता है। कुछ का कहना है कि रूलिंग पार्टी इंटरनल डिसेंट मैनेज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सच क्या है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। सोशल मीडिया पर इस केस ने अलग ही डायमेंशन ले लिया। कुछ ही घंटों में भरत तिवारी का नाम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ट्रेंड करने लगा। हर किसी के पास अपना एनालिसिस है, अपना वर्जन है, अपना नैरेटिव है। नेहा सिंह राठौर, जो अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के लिए जानी जाती है, उन्होंने वीडियो स्टेटमेंट में सवाल उठाए। अगर बिहार के भरत तिवारी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था तो उनका इनकाउंटर क्यों किया गया? एक निहत्थे आदमी को गोलियां क्यों मारी गई? क्या बिहार में अब कोर्ट कचहरी का कोई मतलब नहीं रहा? उन्होंने बीजेपी पर भी अटैक किया और कहा अब्दुल को टाइट करने के लिए वोट दिया था ना। यह स्टेटमेंट और भी कंट्रोवर्शियल हो गई क्योंकि इसमें कम्युनल एंगल डाल दिया गया, जबकि केस का कम्युनल एंगल से कोई रिलेशन नहीं था। रविश कुमार ने वीडियो रिपोर्ट बनाई जिसमें उन्होंने तिवारी के फेसबुक अकाउंट्स का एनालिसिस किया। उन्होंने बताया कि तिवारी के फेसबुक अकाउंट्स पे योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो थी। तिवारी ने आदित्यनाथ को अपना रोल मॉडल माना था और बागेश्वर धाम भी गए थे। रविश कुमार ने यह दिखाया कि तिवारी किसी एक आइडियोलॉजी के नहीं थे, वो मल्टीपल थिंग्स के थे। इस एनालिसिस ने एक नया डायमेंशन दिया। तिवारी कभी बीजेपी सपोर्टर थे, कभी क्रिटिक। वो किसी एक आइडियोलॉजी में बाइंड नहीं थे। तो इस एंगल से पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वीक हो जाती है। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, भरत भूषण तिवारी की डेथ ने पूरी सोसाइटी को हिला दिया। अगर वीडियोस और सर्कमस्टांसेस सही है तो ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पवन सिंह का फैन बेस बिहार में बहुत बड़ा है, तो उनकी इस पोस्ट ने और अटेंशन दिया इस केस को। यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के अलग अलग वर्जन हैं। कुछ कहते हैं ये जेन्युइन इनकाउंटर था, पुलिस के वर्जन को सपोर्ट करते हैं। कुछ कहते हैं फेक इनकाउंटर था, फैमिली के वर्जन को सपोर्ट करते हैं। कुछ पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं, कुछ सोशल एक्टिविज्म एंगल दे रहे हैं, कुछ तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी दे रहे हैं कि ये एक प्री प्लान मर्डर था। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात, सोशल मीडिया पर जो वीडियो सर्कुलेट हो रही है उनकी ऑथेंटिसिटी अभी ऑफिशियली वेरीफाई नहीं हुई है। कुछ वीडियोस एडिटेड भी हो सकती है, कुछ क्लिप्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी हो सकती है, लेकिन पब्लिक उन्हें सच मान रही है क्योंकि वो विजुअल्स देख रही है। यह एक डेंजरस ट्रेंड है जहां पब्लिक रॉ अनवेरिफाइड सोशल मीडिया कंटेंट को फैक्ट मान लेती है और ऑफिशियल वर्जन को रिजेक्ट कर देती है। नेशनल मीडिया और रीजनल मीडिया का कवरेज भी एकदम अलग रहा है और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि कैसे मीडिया भी नैरेटिव पुश कर रहा है। नेशनल मीडिया ने इस केस को कवर किया, लेकिन उनका फोकस कुछ और था। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर, इनकाउंटर गाइडलाइंस,
कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव और सुप्रीम कोर्ट पिटीशन पर फोकस किया। उनका अप्रोच बैलेंस था, पुलिस वर्जन और फैमिली वर्जन दोनों को कवर किया, लेकिन डेप्थ मिसिंग थी। उन्होंने बिहार के लोकल पॉलिटिक्स, कास्ट इक्वेशन और ग्राउंड रियलिटी को उतना कवर नहीं किया। नेशनल मीडिया ने ब्रॉडर डिबेट उठाया इनकाउंटर किलिंग केसों पर। क्या इंडिया में इनकाउंटर जस्टिफाइड है? क्या पुलिस को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का राइट होना चाहिए? ये नेशनल डिबेट के लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन स्पेसिफिक बिहार कॉन्टेक्स्ट मिसिंग था। रीजनल मीडिया, स्पेशली बिहार चैनल ने इस केस को बहुत डेप्थ में कवर किया। उन्होंने लोकल इम्पैक्ट, विलेज कवर प्रोटेस्ट, फैमिली इंटरव्यूज इन डिटेल दिखाए। उन्होंने तिवारी के एक्टिविज्म को समझा, वो फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज की कैसे हेल्प करता था, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कैसे आवाज उठाता था। रीजनल मीडिया ने पॉलिटिकल रिएक्शन को भी लोकली कवर किया, लोकल लीडर्स के स्टेटमेंट, लोकल पार्टी वर्कर्स के प्रोटेस्ट। उन्होंने कास्ट बेस्ड एंगल भी उठाए। क्योंकि तिवारी ब्राह्मण थे, इसलिए कुछ लोग कास्ट बेस्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी बोल रहे थे, लेकिन रीजनल मीडिया ने यह भी बताया कि तिवारी के सपोर्टर्स में सभी कास्ट के लोग थे। तो यहाँ भी डिफरेंस है। नेशनल मीडिया ने बिग पिक्चर देखा, रीजनल मीडिया ने ग्राउंड रियलिटी देखी। दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों की अपनी लिमिटेशंस है। नेशनल मीडिया को लोकल कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, रीजनल मीडिया को नेशनल डिबेट नहीं पता, और पब्लिक को चाहिए दोनों का कॉम्बिनेशन। कुछ मीडिया क्रिटिक्स ने यह भी बताया कि नेशनल मीडिया ने इस केस को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जितना बिहार इलेक्शन के दौरान और किसी केस को दिया जाता। क्या यह मेट्रो बायस्ड है? क्या बिहार के इशू उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना दिल्ली या मुंबई के इशू है? यह भी एक इम्पोर्टेंट डिबेट है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, जुडिशियल इंक्वायरी। गवर्नमेंट ने जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर की है, सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन डाली गई है, 5 पुलिसमैन सस्पेंड किए गए हैं, बिहार ह्यूमन कमीशन ने नोटिस जारी किया है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे सवाल है जो कोई नहीं पूछ रहा, और यह सवाल इम्पोर्टेंट है अगर हम सच तक पहुँचना चाहते हैं। पहला सवाल, जुडिशियल इंक्वायरी का एग्जैक्ट स्कोप क्या होता है? जब गवर्नमेंट जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर करती है तो उसका मतलब क्या है? जुडिशियल इंक्वायरी एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है जिसमें एक रिटायर्ड जज या सिटिंग जज इन्वेस्टिगेशन करता है। उनका काम होता है फैक्ट्स कलेक्ट करना, एविडेंस इवैल्यूएट करना और रिपोर्ट सबमिट करना। लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी के पास क्रिमिनल केस करने की पावर नहीं होती। वो रिकमेंडेशन दे सकता है, लेकिन फाइनल एक्शन गवर्नमेंट लेती है। तो सवाल यह है, अगर ये मर्डर है तो क्रिमिनल केस क्यों नहीं? अगर ये जेन्युइन इनकाउंटर है तो इंक्वायरी की जरूरत क्यों? जुडिशियल इंक्वायरी एक इंटरमीडिएट स्टेप है, ना तो फुल जस्टिस ना तो व्हाइट वॉश, और यही कंफ्यूजन है। दूसरा सवाल, अगर इनकाउंटर जेन्युइन था तो जुडिशियल इंक्वायरी की जरूरत क्यों पड़ी? पुलिस का वर्जन है कि ये जेन्युइन इनकाउंटर था। अगर ऐसा है तो जुडिशियल इंक्वायरी की जरूरत क्यों? पुलिस के खुद के डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से काम नहीं चल सकता। गवर्नमेंट ने जुडिशियल इंक्वायरी इसलिए ऑर्डर की क्योंकि पब्लिक प्रेशर बहुत था, प्रोटेस्ट हो रहे थे, पॉलिटिकल अपोजिशन एग्रेसिव थी, सोशल मीडिया पर आउटरेज था। तो जुडिशियल इंक्वायरी एक फेस सेवर है, दिखाने के लिए कि गवर्नमेंट सीरियस है। लेकिन अगर जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट पुलिस के वर्जन को सपोर्ट करती है तो अपोजिशन कहेगी कि व्हाइट वॉश हुआ। अगर रिपोर्ट फैमिली के वर्जन को सपोर्ट करती है तो पुलिस की क्रेडिबिलिटी खत्म। तो जुडिशियल इंक्वायरी दोनों साइड के लिए रिस्क है और पब्लिक के लिए वेटिंग गेम है। तीसरा सवाल, अगर फेक था तो एविडेंस कैसे प्रूव होगा? अब यह सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर फैमिली सही कहती है कि फेक इनकाउंटर था तो एविडेंस कैसे प्रूव होगा? पहला एविडेंस, फेसबुक लाइव वीडियो। अगर वीडियो में क्लियरली दिखता है कि तिवारी ने सरेंडर किया और वेपन फेंक दिया और फिर पुलिस ने गोली मारी तो ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। लेकिन वीडियो क्वालिटी क्या है, कितना क्लियर है, क्या फुल वीडियो है या एडिटेड, ये सब फैक्टर है। दूसरा एविडेंस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बॉडी पर गोली के एंट्री एग्जिट बाउंड्स, रेंज ऑफ फायर, एंगल ऑफ बुलेट्स, ये सब बताएगा कि गोली कहां से आई। अगर गोली क्लोज रेंज में लगी है तो ये इनकाउंटर नहीं एग्जीक्यूशन हो सकता है। अगर गोली लॉन्ग रेंज में लगी है तो एनकाउंटर हो सकता है। तीसरा एविडेंस, वेपन। पुलिस ने जो वेपन रिकवर किया, क्या उसमें तिवारी के फिंगरप्रिंट्स है? क्या उस वेपन से फायरिंग हुई थी? क्या तिवारी के हाथ में गन पाउडर रेसिड्यू है? ये सब फॉरेंसिक रिपोर्ट बताएगा। चौथा एविडेंस, आई विटनेस अकाउंट्स। विलेज में लोग थे जो देख रहे थे, उनके स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई विटनेस अकाउंट बायस्ड भी हो सकते हैं क्योंकि वो फैमिली के सपोर्टर्स हैं। चौथा सवाल, मोबाइल वीडियोस कोर्ट में कितने स्ट्रॉन्ग एविडेंस होते हैं? आजकल हर किसी के पास मोबाइल फोन है, हर इंसिडेंट रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन मोबाइल वीडियोस कोर्ट में एविडेंस के तौर पर कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं?
सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मोबाइल वीडियो सेकेंडरी एविडेंस है। प्राइमरी एविडेंस होता है फिजिकल एविडेंस, फोरेंसिक एविडेंस, आई विटनेस टेस्टिमनी। मोबाइल वीडियोस हेल्पफुल होते हैं, लेकिन उन्हें वेरीफाई करना पड़ता है। टाइम स्टैम्प चेक, लोकेशन चेक, ऑथेंटिसिटी चेक। अगर वीडियोस एडिटेड है तो वो एडमिसेबल नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई नहीं हुई है। अगर वो वीडियो कोर्ट में चैलेंज होती है तो उसका फॉरेंसिक वेरिफिकेशन करना पड़ेगा और वो टाइम लगेगा। 5वां सवाल, इनकाउंटर इन्वेस्टिगेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का PUCL गाइडलाइंस क्या कहता है? यह सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने PUCL पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र केस पे इनकाउंटर किलिंग्स के लिए गाइडलाइंस दी है। गाइडलाइंस के मुताबिक हर इनकाउंटर की ऑटोमेटिक इंक्वायरी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट एजेंसी बाय मजिस्ट्रेट लेवल इंक्वायरी मैंडेटरी है। इनकाउंटर की वीडियो रिकॉर्डिंग करना मैंडेटरी है। अगर पॉसिबल नहीं तो डिटेल डॉक्यूमेंटेशन, केस डायरी मेंटेन करनी है, सारी डिटेल्स लिखनी है, पोस्टमार्टम वीडियो रिकॉर्ड करना है, इनकाउंटर में इन्वॉल्व ऑफिसर्स को ट्रांसफर कर देना है, सेम स्टेशन में नहीं रहने देना, इनकाउंटर के 48 घंटे के अंदर पुलिस रिपोर्ट फाइल करना है, इनकाउंटर की डिटेल रिपोर्ट पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली में प्रेजेंट करना है। अब सवाल यह है, क्या इस केस में यह गाइडलाइंस फॉलो हुई? क्या मैंडेटरी इंक्वायरी हुई? क्या वीडियो रिकॉर्डिंग हुई? क्या पोस्टमार्टम वीडियो रिकॉर्ड हुआ? क्या ऑफिसर्स ट्रांसफर हुए? क्या 48 घंटे में पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई? अगर फॉलो नहीं हुई तो पुलिस ने गाइडलाइंस वायोलेट की है। अगर फॉलो हुई तो इनकाउंटर जेन्युइन हो सकता है। ये वो सवाल है जो कोई नहीं पूछ रहा और यही वो एंगल है जो यूनिक है। मीडिया इमोशनल एंगल पर फोकस कर रहा है, पॉलिटिकल एंगल पर फोकस कर रहा है, लेकिन लीगल और प्रोसीड्यूरल एंगल कोई नहीं देख रहा। अब आते हैं बिगेस्ट क्वेश्चन पर, क्या यह केस बिहार की पॉलिटिक्स चेंज कर सकता है? बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं। ये केस इलेक्शन सीजन में आया है तो नेचुरली पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस है और यहाँ कुछ फैक्टर है जो बिहार के पॉलिटिक्स पर असर डाल सकता है। पहला फैक्टर, यूथ एंगर। बिहार की यंग पॉपुलेशन बहुत सेंसिटिव है सोशल जस्टिस इश्यूज के लिए। अगर वो फील करती है कि एक यंग एक्टिविस्ट को अनफेयरली टारगेट किया गया तो वो एंगर वोट में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा फैक्टर, कास्ट इक्वेशन। तिवारी ब्राह्मण थे। बिहार में ब्राह्मण कम्युनिटी ट्रेडिशनली बीजेपी को वोट करती है। अगर ब्राह्मण कम्युनिटी फील करे कि बीजेपी गवर्नमेंट ने उनके लड़के को अनफेयरली टारगेट किया तो वो वोट शिफ्ट कर सकता है। ये आरजेडी और कांग्रेस के लिए अपॉर्चुनिटी है। तीसरा फैक्टर, प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स। अपोजिशन ने ऑलरेडी कैंडल लाइट मार्चेस, रोड ब्लॉक एंड प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है। अगर ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहे तो अपोजिशन का नैरेटिव स्ट्रांग हो जाता है कि गवर्नमेंट वायोलेंस यूज कर रही है, कि पुलिस एनकाउंटर कल्चर बढ़ रहा है। चौथा फैक्टर, इलेक्शन इशू। क्या यह केस अपोजिशन के लिए इमोशनल इलेक्शन इशू बन सकता है? हाँ, क्योंकि इसमें यूथ, इनजस्टिस एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी तीनों इमोशंस है। ये एक परफेक्ट इमोशनल इशू है। और यहाँ आते हैं मेरा फाइनल क्वेश्चन, क्या भरत तिवारी बिहार का जॉर्ज फ्लॉयड मूवमेंट बन सकता है? जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ ने अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट को जन्म दिया। उसने पूरी कंट्री को हिला दिया। पुलिस रिफॉर्म्स की डिमांड उठी, इलेक्शन इन्फ्लुएंस्ड हुए। क्या बिहार में भी ऐसा हो सकता है? क्या ये इंसिडेंट पुलिस रिफॉर्म्स की डिमांड उठाएगा? क्या एनकाउंटर कल्चर के खिलाफ मूवमेंट बनेगा? क्या यूथ इसको अपना इशू बनाएगा? लेकिन दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि ये इशू कुछ हफ्तों बाद भुला दिया जाएगा, क्योंकि इंडिया में ऐसे इंसिडेंट आते हैं, कुछ दिन में मीडिया कवरेज होती है, फिर कुछ और इंसिडेंट आ जाता है और पब्लिक भूल जाती है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है। पब्लिक डिसाइड करेगी, इलेक्शन डिसाइड करेगा, इंक्वायरी रिपोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन एक बात पक्की है, जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आती तब तक नैरेटिव्स चलते रहेंगे और पब्लिक कंफ्यूज रहेगी कि सच क्या है। तो अब आप बताइए, पब्लिक कैसे डिसाइड करे कि सच क्या है? फैमिली का वर्जन है तिवारी ने सरेंडर किया, अनआर्म्ड थे, स्टैक्ड इनकाउंटर था। पॉलिटिकल पार्टीज के अपने एजेंडे हैं, रूलिंग पार्टी डैमेज कंट्रोल में, ऑपोजिशन पॉलिटिकल एडवांटेज लेने में, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के अपने नैरेटिव है। कुछ जेन्युइन इनकाउंटर कहते हैं, कुछ फेक इनकाउंटर्स, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज दे रहे हैं। और लीगल एंगल है PUCL गाइडलाइंस, जुडिशियल इंक्वायरीज को, मोबाइल वीडियो एविडेंस, फॉरेंसिक, जो कोई नहीं देख रहा। और जब तक जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आती तब तक पब्लिक के पास क्या है? कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स, अनवेरिफाइड वीडियोस और इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स।
एक तरफ पुलिस का ऑफिशियल वर्जन जो गवर्नमेंट बैक्ड है, दूसरी तरफ फैमिली का इमोशनल वर्जन जो पब्लिक सिंपैथी में है, तीसरी तरफ पॉलिटिकल नैरेटिव जो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्टोरी ट्विस्ट कर रहे हैं, और पब्लिक को डिसाइड करना है कि कौन सा वर्जन सही है, लेकिन कैसे? क्या पब्लिक के पास सच तक पहुंचने का कोई रिलायबल मैकेनिज्म है, या बस जिनकी नैरेटिव स्ट्रांग है वो जीत गए? ये केस एक इम्पोर्टेंट सवाल उठाता है कि क्या हमें अपने इंस्टीट्यूशन पर भरोसा होना चाहिए? क्या पुलिस वर्जन पर भरोसा होना चाहिए? क्या फैमिली वर्जन पर भरोसा करें? क्या इंक्वायरी रिपोर्ट पर भरोसा करें? ये वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि आपको सारे नैरेटिव्स एक साथ दिखाना। सच आप डिसाइड करें या इंक्वायरी रिपोर्ट आने का वेट करें। लेकिन एक बात तो पक्की है, जब तक सच नहीं आता तब तक नैरेटिव्स चलते रहेंगे और पब्लिक कंफ्यूज रहेगी। आपको क्या लगता है, सच क्या है? कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।